हेलो एवरीवन। तो ये है शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट का फिजिक्स वाले पार्ट का डिस्कशन है। चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट को देखते हैं। अ कॉम रब थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कॉम को जब हम ड्राई हेयर के साथ जब हम रब करते हैं तो आफ्टर रबिंग जो कॉम होता है वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को ना अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग कॉम को ड्राई हेयर के साथ जब हम रब करते हैं तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कॉम से कुछ इलेक्ट्रॉन ड्राई हेयर्स पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके वजह से कॉम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो कॉम है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब हम लोग इस कॉम को, सपोज कि कॉम है, डायग्राम तो अच्छा नहीं बन पाएगा लेकिन ट्राई किया है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा कॉम है, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आफ्टर रबिंग इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा कहाँ? ड्राई हेयर के पास। तो ड्राई हेयर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इस कॉम को जब हम स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर इस कॉम के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, जो ये पीस ऑफ पेपर है ना, पीस ऑफ पेपर है तो ऑब्वियसली बात इसमें एटम्स होंगे। ठीक है, एटम्स होंगे तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेट्स सपोज इसमें ना एक ये क्या है? एटम्स है। ठीक है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए, ठीक है, इसमें एटम्स है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होता है, जब इस पॉजिटिवली चार्ज कॉम के पास जब हम किसी पीस ऑफ पेपर को ले जाते हैं तो इनके जो एटम्स होते हैं ना, जो पेपर के एटम्स होते हैं, इनका चार्ज, इनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लोराइज हो जाते हैं। ये एटम जो है वो प्लोराइज हो जाता है। प्लोराइज होने का मतलब होता है कि प्रोटॉन्स एक तरफ आ जाते हैं सारे, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाते हैं सारे। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये इस तरफ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ आ जाएंगे प्रोटॉन्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लोराइज होना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लोराइज होना। ठीक है, तो ये जब कॉम पॉजिटिवली चार्ज कॉम जब जब स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास जाता है तो स्मॉल पीस ऑफ पेपर के एटम्स प्लोराइज हो जाते हैं, जिसके वजह से एक तरफ आ जाता है पूरा नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पूरा आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ आ जाएंगे सारे, क्या आ जाएंगे? हमारे नेगेटिव चार्ज, और इससे दूर आ जाएंगे क्या? हमारे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है, इसके जो एटम्स हैं इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होता है कि जब इस पॉजिटिवली चार्ज कॉम को इसके पास हम लोग लेकर जाते हैं तो ये जो एटम्स है ये प्लोराइज हो जाते हैं। प्लोराइज होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज सारे एक तरफ आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज सारे एक तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज और ये इस तरफ आए हुए नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं। इस तरीके से इनमें जो पीस ऑफ पेपर है कॉम के साथ ये होता है, अटैच होता है, ये चिपकता है। ठीक है, यही है ऑप्शन नंबर सी आपका, जो कि सही है। द एटम्स इन द पेपर, ठीक है, द एटम्स इन द पेपर गेट प्लोराइज्ड बाय द चार्ज कॉम। ठीक है, और इस तरीके से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। टू चार्ज आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, दो चार्ज है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो चार्ज है। लेट्स सपोज ये एक क्यू है और एक 2q है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है और ये वैक्यूम है। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। टू चार्ज आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, इफ अ ग्लास स्लैब इज प्लेस बिटवीन देम, ठीक है, द फोर्स बिटवीन देम। अब फोर्स क्या होगा अगर वैक्यूम के जगह इनके बीच में ग्लास स्लैब को रखा जाए। आप पहले वैक्यूम में देखिए कि अगर ये वैक्यूम में है दोनों चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो जितना फोर्स Q को
Q2 पे लगाना चाहिए ये इतना फोर्स इस पे लगा पाएगा, क्योंकि बीच में वैक्यूम है, कुछ नहीं है। तो जितना फोर्स Q को Q2 पे लगाना चाहिए उतना वो फोर्स आराम से लगा पाएगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, बीच में वैक्यूम है, खाली है। ठीक है, अब हम लोग के क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि अगर इस वैक्यूम की जगह हम लोग बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में ग्लास स्लैब को रख देंगे तो फोर्स पे क्या अंतर पड़ेगा? क्या फोर्स बढ़ जाएगा, क्या घट जाएगा, या फिर कुछ नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए कि अगर इन दोनों चार्ज के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में अगर हम लोग यहाँ ग्लास स्लैब को रख देंगे, ग्लास स्लैब को रख देंगे, तो फोर्स ऑब्वियस सी बात है कि घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसा समझिए कि अगर आप ना किसी को चमेटा मार रहे हैं 5 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी को एक चमेटा मार रहे हैं 5 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, तो जितना आप 5 न्यूटन का फोर्स से उसको चमेटा मार रहे हैं तो उसे उतना ही फील होगा, ठीक है, कि हाँ 5 न्यूटन का चोट, मुझे 5 न्यूटन का थप्पड़ पड़ा, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज कीजिए कि उसके गाल पे एक बैलून को रख देते हैं हम लोग, ठीक है, एक बैलून को फुलाकर उसके गाल पे बैलून को रख देते हैं और फिर 5 न्यूटन से हम उसे थप्पड़ मारते हैं, तो क्या जिसे हम थप्पड़ मारेंगे जितना पहले टाइम में उसे फील हुआ था उतना सेकंड टाइम में फील होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना हम लोग फोर्स से मारेंगे ना, वो जो बैलून है वो कुछ फोर्स को कम कर देगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर जब हम लोग बीच में ग्लास रोड को रख देंगे तो जितना फोर्स ये Q को Q2 पे लगाना चाहिए उतना फोर्स वो नहीं लगा पाएगा। और इस तरीके से हम लोग इस कंक्लूजन पर आराम से पहुंच सकते हैं कि हाँ, अगर वैक्यूम की जगह कुछ ग्लास स्लैब को रख देंगे तो इसका फोर्स ऑब्वियस है कि डिक्रीज ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज कितना है? 1 कूलम है। अब क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज 1 कूलम है ये 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गेन्स करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गेन्स करने के बाद इस ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहले से इस पे चार्ज हमारा 1 कूलम दे रखा है ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद इतना इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट ने गेन किया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पे इतना इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कितना चार्ज आया है। ठीक है, तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे? Q = NE वाले फॉर्मूले से। ठीक है, Q निकालना है हमें। N कितना दे रखा है? 5 × 10⁻18 इंटू ये E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब हम लोग Q यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग 5 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आएगा। ठीक है, आप इसे साइड में कर लेना। ठीक है, ये डेसिमल वाले हैं। अगर आपको मैंने बार बार बताया कि अगर डेसिमल के साथ आपको अगर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो डेसिमल हटाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने डिजिट के बाद डेसिमल है आप भी उस आंसर में उतने डिजिट के बाद डेसिमल को रख दीजिए, तो ये हमारा 8 आएगा। आप कर लेना। ठीक है, इनटू अब इन दोनों का देखिए बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, पावर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻1। ठीक है, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? 8/10 लिख सकते हैं। ये पावर तो 1 है ही, भले मैंने लिखा नहीं है क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 ही है। ठीक है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? देखिए मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। अगर ऐसे रहता है 8/10 रहता है तो हम इसे ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये जब 10 ऊपर चले जाता है तो इसका पावर जो होता है वो माइनस में हो जाता है और नीचे आता है तो प्लस में हो जाता है। तो मैंने बस इस वाले को ऐसा लिखा है यहाँ पे। देखिए अब आप 10 से 8 को डिवाइड कीजिए। 10 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0 कितना आ जाएगा? 8 कूलम, 0.8 कूलम। ठीक है, अब आप अपने बुद्धि से सोचिए, आप अपने दिमाग लगाइए कि जब इतना इलेक्ट्रॉन्स इस ऑब्जेक्ट पे आया होगा
तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो निगेटिव ही चार्ज आएंगे, ठीक है। तो ये हमें बुद्धि से सोचना है कि हाँ ये निगेटिव ही होगा, ठीक है, ये हमें बुद्धि से सोचना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज ही आएंगे, तो इतना निगेटिव चार्ज आएगा इतना इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से। अब हमें क्या बोला है कि आप नेट चार्ज बताइए, ठीक है, नेट चार्ज बताइए। तो नेट चार्ज निकालेंगे कैसे हम लोग, नेट चार्ज ऑब्जेक्ट पे कितना हो जाएगा, पहले से कितना था 1 कूलम। अब नेट चार्ज निकालने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स आया है उसके वजह से जितना चार्ज आया है उसे आप इसमें ऐड कर देंगे, प्लस माइनस 0.8 कूलम आया है चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आप इसे ऐड कर दीजिए 1 कूलम, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.8 कूलम, इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 कूलम। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा डी। यहाँ पे देखिए एक डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 लगा रखा है, तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, ठीक है, ये आंसर दोनों सेम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अ चार्ज Q इज प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज Q, the system of the three charge will be in equilibrium if Q is equal to। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ना क्वेश्चन दो बनते हैं। एक क्वेश्चन क्या बनता है, एक इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको 2 चार्ज दिए जाते हैं, ठीक है, 2 चार्ज दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि आप एक थर्ड चार्ज को उन दोनों लाइन ज्वाइनिंग के बीच में आप कहाँ पे रखेंगे ताकि नेट चार्ज जिस चार्ज को आप रखेंगे उस पर नेट चार्ज 0 कैसे होगा। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ले सपोज कि कोई चार्ज Q है और एक 2Q है, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन ना, इस टाइप के क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं। देखिए एक चार्ज समझिए Q है और एक आपका 2Q है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि आप इन दोनों के बीच में, लेट सपोज कि ये डिस्टेंस कुछ R है, आप इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q को आप इन दोनों के बीच में कहाँ पे रखेंगे जिसके वजह से ये जो कैपिटल Q है इस पे नेट फोर्स 0 हो। एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब मैं एक बार मैं बता रहा हूँ कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ये एक चार्ज दे देगा, आपको 2 चार्ज दे देंगे, डिस्टेंस दे दिया है। अब आपसे बोला जाता है कि आप एक थर्ड चार्ज को इन लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहाँ पे रखेंगे ताकि इस पे जो फोर्स लगे इन दोनों की वजह से वो 0 लगे, ठीक है। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस तरीके का बनते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बोला जाता है कि 2 चार्ज हैं, ले सपोज यही सेम चार्ज है, ये हमारा केस 1 हो गया, ठीक है, ये केस 1 हो गया, ये केस 2। देखिए ये चार्ज कितना है Q और ये दे दिया आपको 2Q, ठीक है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज से ही हम लोग समझते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये इस चार्ज को इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहाँ पे रखें जिसके वजह से बाकी के इस चार्ज पे और इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो। आप समझ पा रहे होंगे कि पहले केस में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में एक थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखें जिस पे नेट फोर्स इन दोनों की वजह से 0 हो। एक क्वेश्चन ये बना। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा बनता है कि इन दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में एक थर्ड चार्ज Q को कहाँ पे रखें जिसके वजह से इन दोनों पे जो नेट फोर्स हो वो 0 लगे। और आप ये समझिए कि ऐसे क्वेश्चन में जो ये बोलता है क्वेश्चन में कि इन दोनों पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ये थर्ड चार्ज है ना, अगर हम यहाँ पे कहीं पे रखेंगे और जिसके वजह से ये इन दोनों पर अगर नेट फोर्स चार्ज 0 आता है तो ये एकदम आप गांठ बांध लीजिए कि अगर इन दोनों पर नेट फोर्स 0 आ रहा है तो इसका मतलब इस वाले पे भी इन दोनों की वजह से नेट फोर्स 0 ही होगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन को बोला जाता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब ये होता है
कि जो नेट फोर्स दो चार्जों की वजह से जो नेट फोर्स होता है किसी एक चार्ज पे दो चार्ज की वजह से, उस पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब यह है कि ये किसी दो चार्ज की वजह से थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे अगर मैं इसे ले सपोज यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो इस वाले चार्ज पे इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो आएगा, इस वाले चार्ज पे इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो आएगा, और इन दोनों की वजह से भी इस पे नेट फोर्स जीरो आएगा। इसे बोलते हैं हम लोग क्या है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी चार्ज है ना वो आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, किन्हीं दो चार्ज की वजह से थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, इस वाले कंडीशन को बोलते हैं हम लोग कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इसी केस 2 पे ही हमारा ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला है सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। तो यहाँ हमारा Q का हमसे वैल्यू पूछ रहा है जिसके कारण जो पूरा सिस्टम हो थ्री चार्ज का वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये केस 2 पे बोला जा रहा है। ठीक है, और एक केस 1 तो मैंने आपको बता दिया कि केस 1 में सिंपली बस ये बोलता है कि दो चार्ज दे दिया और आपसे बोलेगा कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखे, जिसके वजह से इन दोनों की वजह से थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स हमारा जीरो आ जाए। तो ये तो केस 1 बन गया है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि मैं इसे आपको समझा पाया हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो इक्वल चार्ज दे रखे हैं, दो इक्वल चार्ज आपको दे रखे हैं। सेम इसी तरीके से ना आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। नंबर आपका 9 में क्या बोल रखा है कि दो चार्ज को दे रखा है कि हाँ दो चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है, तो आप थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यही है, टेस्ट पेपर में ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कि दो चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है तो आप थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस करेंगे। क्वेश्चन उसमें इस तरीके का है। तो मैंने जैसा आपको बताया सेकेंड वाले केस में कि अगर दो चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि थर्ड चार्ज पे भी बाकी उन दोनों चार्ज से नेट फोर्स जीरो ही होगा। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, टेस्ट पेपर का ही। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो इक्वल चार्ज दे रखा है प्लस Q, ये देखिए कैपिटल Q, ये हमारा Q और ये Q दे रखा है। ठीक है, ये हमारा दो चार्ज दे रखा है। अब बोल रहा है क्या कि आप इनके बीच में मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्ज, इसके बीच में आप इसे Q को रखिए, आप एक चार्ज Q को रखिए और इस Q का वैल्यू बताइए जिसके वजह से बाकी इन दोनों पे नहीं बल्कि इस पे भी पूरे इक्विलिब्रियम पूरे सिस्टम पे ही नेट फोर्स जीरो हो और पूरा सिस्टम में इक्विलिब्रियम में हो, इसलिए हमें Q का वैल्यू बताइए। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये पूरा डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस जो है हमारा, लेट्स सपोज मान लेते हैं कि D है। ठीक है, और जब इसे हम मिड पॉइंट पर रखते हैं इसका मतलब ये कितना हो गया D/2, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ D/2। अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो आप ना इस पे किसी एक पे भी आप नेट फोर्स जीरो कर दीजिए, आपको Q का वैल्यू निकल जाएगा। लेट्स सपोज मैं इस पे करता हूँ, चार्ज को देखिए, पहले आप इस चार्ज को देखिए, ये तो सेम नेचर के चार्ज है क्योंकि टू इक्वल चार्ज Q बोला है, तो इन दोनों का तो नेचर सेम होगा, दोनों पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि सेम नेचर का बोल रखा है। ठीक है, तो ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, ऑब्वियसली बात है इसे रिपेल करेगा, कुछ फोर्स F से रिपेल करेगा क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है इसे रिपेल करेगा। और अगर नेट फोर्स इस पर अगर हमें जीरो करना है तो आप अपने दिमाग से ये सोचिए कि क्या इसे भी इधर ही फोर्स लगाना चाहिए कि या इसको अपोजिट में फोर्स लगाना चाहिए। ऑब्वियस बात है कि ये स्मॉल Q को इस पे इधर फोर्स लगाना चाहिए,
तभी ये पॉसिबल है कि इस पे जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये इस पे फोर्स लगा रहा है एफ डैश, एक्चुअली में एफ डैश और एफ इक्वल होंगे, तभी इस पे नेट फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा इस चार्ज पे। ठीक है, तो हमें अपने बुद्धि से, हमें अपने दिमाग से ये सोचना है कि ये जो Q है वो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर ये निगेटिव होगा तभी ये इस पॉजिटिव चार्ज को, इस कैपिटल Q को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, तभी इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। चलिए हम लोग पहले एफ डैश निकालते हैं, एफ निकालते हैं पहले हम लोग। चलिए एफ निकालते हैं। एफ क्या हो जाएगा हमारा, के Q1 Q2 दोनों इक्वल है तो क्यू स्क्वायर बाई, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब हम लोग एफ डैश को निकालते हैं। एफ डैश कितना हो जाएगा हमारा, के ये हमारा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी बाई टू, तो डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो यह आ जाएगा 4 के क्यू कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर। ठीक है, और इस पर अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब एफ डैश इक्वल टू एफ है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा तभी इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, ये इस तरीके से लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू एफ डैश, क्योंकि एफ हमारा इस तरफ है ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो ये हमारा एफ कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला गया, एक ये हमारा के से के चला गया, कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू चला गया, इस तरफ हमारा कितना क्या बच गया, इस तरफ हमारा बच गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या पता आपको नीचे ना दिख रहा होगा तो इस तरफ हमारा से बच गया कैपिटल क्यू। ठीक है, इक्वल टू इस तरफ हमारा बच गया 4Q, 4 और स्मॉल क्यू इस तरफ। ठीक है, अब स्मॉल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 4। ठीक है, ये आ गया हमारा Q बाई 4, Q बाई 4 आ गया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अपने बुद्धि से सोचिए कि क्या स्मॉल क्यू बाई 4 होगा तो ये इस तरफ इसको फोर्स लगा पाएगा, बिल्कुल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो हमें अपने बुद्धि से सोचना है कि जो ये स्मॉल क्यू होगा ये होगा माइनस क्यू बाई 4, तभी ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। ताकि और इसी तरीके से हमारा पूरा सिस्टम, ये पूरा तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इस वाले चार्ज पे भी ऐसे करके निकाल सकते हैं, उस पर भी एफ नेट करेंगे तो हमारा इतना ही आंसर आएगा। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये होता है कि किसी एक चार्ज पे बाकी दो चार्ज की वजह से नेट फोर्स जीरो होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, अगर सिर्फ इस पे नेट फोर्स जीरो होगा सिर्फ इस वाले चार्ज पे, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हम लोग तभी बोलेंगे जब किन्हीं दो चार्ज की वजह से थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आई होप कि आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप एक एक वर्ड को अच्छे से सुनिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट समझाने का ट्राई किया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इफ़ अ चार्ज ऑन द बॉडी इज -1 नैनोकूलम, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। किसी एक बॉडी पे -1 नैनोकूलम चार्ज है तो उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ऑब्वियस बात है कि बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आए होंगे इस पे, तो वही हमको एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल है। Q इज इक्वल टू एनी हम लोग कर देंगे। ठीक है, हमारा Q दे रखा है -1 नैनोकूलम। ठीक है, आप यहाँ पर माइनस ना लिखें। क्यों ना लिखें? क्योंकि हमें एक नंबर निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स का हमें नंबर निकालना है जिनके आने की वजह से एक बॉडी है जिन पे -1 नैनोकूलम चार्ज आया है,
तो हमें नंबर निकालना है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर माइनस लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। n, ठीक है, ये n, और e की जगह पर क्या लिखेंगे, e का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इस 1 नैनो कूलम को हम लोग कूलम में करेंगे। नैनो कूलम को कूलम में करने के लिए किन से मल्टीप्लाई करना होता है, 10⁻⁻9 से, ठीक है। ये हमारा कूलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा कूलम से कूलम चला गया, ठीक है। अब इस टर्म को हम लोग नीचे लेकर आ जाएंगे, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻9 इंटू इस वाले टर्म को नीचे लेकर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब इस 10⁻⁻19 को हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इजिक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻19, क्योंकि ये माइनस ऊपर चल के पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.6। अब इनका बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है, 1.6, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब 1.6 से आपको 1 को डिवाइड करना है। वैसे तो 1 ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से वो टर्म वो खुद रह जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 को नहीं हटाया था, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि 1 कहाँ चला गया। 1 कहीं नहीं गया भाई, 1 को इसलिए मैंने साथ में लिख दिया है, ऐसे ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको डेसिमल के साथ डिवीजन में प्रॉब्लम होती है, आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 रहेगा, डिवाइडेड बाई 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। अब हम 16 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आता है 0.625, ये आता है, ठीक है। ये मैंने बहुत लगता है कि डिप पे 1 में भी करके बताया था, 16 से 10 को डिवाइड करके बताया था। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है, आप साइड में कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.625 इंटू 10⁻10, ठीक है। अब ना डेसिमल को एक डिजिट हम लोग शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से एक पावर उतरेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9, ये हमारा n का वैल्यू आया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द चार्ज ऑन 2 स्फीयर आर +10 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F. If each of them is given an additional charge +2 microcoulomb, then new force between them keeping the same distance is, ठीक है। दो चार्ज हमारा है, ठीक है, दो हमारा स्पेयर है जिसपे एक पे चार्ज कितना है +10 माइक्रोकूलम, दूसरे पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। लेट्स सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो दो स्पेयर हैं, एक पे चार्ज +10 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक पे -5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कुछ F कर रहे हैं। ये हमारा F का वैल्यू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई r², ये हमारा हो जाएगा 50K r², ठीक है। अब कह रहा है इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज +2 माइक्रोकूलम, अगर इनमें +2 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड करते हैं उसके बाद फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो इस पे अगर हम लोग, ठीक है, इस पे हम लोग +2 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड करते हैं और इस वाले चार्ज पे भी
इस वाले चार्ज अभी +2 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड करते हैं कीपिंग द सेम डिस्टेंस, ठीक है, तब इन पर फोर्स कितना होगा? तो इनमें कितना फोर्स हो जाएगा? 12 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये 12 माइक्रोकूलम और ये कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रखना है, कीपिंग द सेम डिस्टेंस, मतलब आर ही रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ माइक्रोकूलम को कूलम में नहीं किया है, ठीक है। अगर आप कूलम में करना चाहते हैं तो ये चलिए मैं कूलम में कर ही देता हूँ, मैं खुद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप माइक्रोकूलम में भी यहाँ पे करके सॉल्व करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कूलम में कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, कूलम में मैं कर ही देता हूँ। 10 माइक्रोकूलम था तो इसको कूलम में करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा, इनटू इसे भी हमें करना होगा 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सब माइक्रोकूलम में है, कूलम में करने के लिए 10⁻⁻⁶ है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना हो जाएगा? ये 50K और 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻12 का -10⁻12 डिवाइडेड बाई r², ठीक है, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इस वाले फोर्स को हम लोग चलिए F' बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा Q1, इसको कूलम में करेंगे 10⁻⁻⁶ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ बाई r², ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग F को F' से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आप अगर ऑप्शन देख पा रहे होंगे जो हमारा न्यू फोर्स दे रखा है वो F के टर्म में दे रखा है, ठीक है। सर ने भी बोला था, MR सर ने भी बोला था कि जो हमारा ऑप्शन होता है क्वेश्चन का पार्ट होता है, हमें देखना है कि ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ठीक है। जो हमारा न्यू फोर्स है F' वो F के टर्म में आना चाहिए, पहले वाले फोर्स के टर्म में आना चाहिए। तो हम लोग F बाई F' करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यह है 50K इंटू 10⁻⁻⁶ बाई r² डिवाइडेड बाई ये हमारा कितना हो जाएगा? 12 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36K इंटू 10⁻⁻12 बाई r², ठीक है। अब ना मैं इसे यहाँ पे थोड़ा साइड में करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि नीचे आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो F इधर भी पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कर देते हैं F बाई F' करते हैं, ठीक है। तो हमारा F कितना है? 50K इंटू 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई r², और F' हमारा कितना है? F' कितना है हमारा? 36K इंटू 10⁻, ये 10⁻⁻12 है, 10⁻⁻12 बाई r²। वैसे मैंने यहाँ पर भी लिख रहा था 36K 10⁻⁻12, यहाँ पर भी मैंने 6 लिख दिया है, ये 12 होगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 12 है, बाई r², ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो चलिए मैं इसे, अगर यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा ना, तो ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से r² को हम लोग कट कर देंगे, K से K को कट कर देंगे, 10⁻⁻12 को 10⁻⁻12 से कट कर देंगे, ठीक है। अब इसे 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 25, और इसे हम लोग 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? F बाई F' इक्वल टू 25 बाई 18, और हमें क्या पूछा है? न्यू फोर्स, हमें न्यू फोर्स चाहिए, तो न्यू फोर्स कितना है हमारा? F', तो F' इक्वल टू, ठीक है, F' इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 18 को हम लोग इधर लेके चल जाएंगे तो 18F बाई ये 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आती होगी कि ये जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, उस तरीके से F' को
आप 25 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जैसे इस तरीके से अगर मैं थोड़ा इसे और सिंपल कर दूँ तो, अगर मैं इसे और थोड़ा सा सिंपल कर दूँ तो एफ डैश को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। 25 इक्वल टू 18 को एफ से कीजिए तो 18f, और एफ डैश को अब इधर ही छोड़ दीजिए, और 25 मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा बाई 25f। तो एफ डैश इज इक्वल टू 18/25f, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे।